नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे। तो आज एक महत्वपूर्ण दिवस है 23 जनवरी। ठीक है, 23 जनवरी महत्वपूर्ण दिन है किन के लिए? हमारे देश के लिए, हमारे भारत देश के लिए गौरवपूर्ण दिन है। इतिहास का एक सुनहरा दिन है। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। ठीक है, इनकी जयंती पराक्रम दिवस मनाने के रूप में घोषणा की गई थी। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं, जान लेते हैं हम इनके बारे में। जन्म और पारिवारिक जीवन जान लेते हैं हम सुभाष चंद्र बोस जी के। एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे थे। ठीक है, एक बहुत बड़े क्या नेता हुए, हमारे महान व्यक्तित्व के रूप में उभरे। भारत के इतिहास में भारत के अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने में जिनका पूर्ण योगदान रहा। ठीक है, अपनी जान की बाजी दे दी, न्यौछावर कर दिए अपने प्राण। उनके बारे में चर्चा करते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, जय हिंद का नारा देने वाले हमारे सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूरी व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ? 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। क्या बोल रहा है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक शहर में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। ठीक है, तो उनके पिता का नाम क्या था? जानकीनाथ बोस, और माता का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। इनके पिता क्या थे? कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने क्या कर दिया? निजी प्रैक्टिस शुरू कर दिया। पहले तो वो गवर्नमेंट थे, ठीक है, बाद में क्या हो गया? उन्होंने निजी, व्यक्तिगत, ठीक है, निजी मतलब व्यक्तिगत प्रैक्टिस शुरू कर दिया। उन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम किया था। किन्होंने? इनके पिता ने क्या किया था? कटक के महापालिका में जो लंबे समय तक कार्य किया था। और बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब भी दिया था। ठीक है, अंग्रेज सरकार ने उन्हें क्या? राय बहादुर का खिताब भी दिया गया था। प्रभावती देवी ने पिता का नारा क्या? जो प्रभावती देवी हैं के पिता का नाम क्या था? गंगा नारायण दत्त था। जो क्या थी? प्रभावती देवी थी इनकी माता, उनके पिता का नाम क्या था? गंगादत्त नारायण था। ठीक है, ये दत्त परिवार को कोलकाता का एक क्या था? कुलीन परिवार माना जाता था। दत्त परिवार को कोलकाता का एक कुलीन परिवार माना जाता था। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी, जिसमें से 6 बेटियां और 8 बेटे थे। और क्या सुभाष जी है उनकी 9वीं संतान या बेटे थे। ठीक है, इनके टोटल कितने पुत्र थे? 14 संतान थे, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। और जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे वो कितने नंबर के बेटे थे? वो 9वीं संतान और 5वीं बेटे थे। ठीक है, सुभाष उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। उनके सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे ज़्यादा लगाव किससे था? अधिक लगाव शरद चंद्र से था। शरद बाबू प्रभावती और जानकीनाथ के दूसरे बेटे थे। सुभाष उन्हें क्या कहते थे? मेजदा कहते थे। क्या कहते? मेजदा कहते थे। ठीक है, शरद बाबू की पत्नी का नाम क्या था? विभावती था। शरद बाबू की पत्नी का नाम क्या था? विभावती था। ये देखो, ये है हमारे, कौन है ये? जानकीनाथ जी है। ठीक है, अंग्रेजों ने इन्हें राय बहादुर की पदवी दी थी। हमारे सुभाष चंद्र जी के पिताजी हैं जानकीनाथ। ठीक है, तो आइए इनके बारे में और पढ़ लेते हैं। शिक्षा दीक्षा को लेकर इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो कटक के क्या बोला है? प्रोटेस्टेंट स्कूल में प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर 1909 में उन्होंने रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे? बेनी माधव दास के व्यक्तित्व में सुभाष के मन में अच्छा प्रभाव पड़ा। ठीक है, क्या पड़ा? जो इनके कॉलेज के प्रिंसिपल थे बेनी माधव दास, उनके व्यक्तित्व में सुभाष के मन में क्या पड़ा? अच्छा प्रभाव पड़ा। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया। 15 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या? विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया। और 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली। देखो, 1915 में इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी। ये तब बहुत बीमार चल रहे थे, फिर भी इन्होंने क्या? द्वितीय श्रेणी में पास कर ली थी इंटर की परीक्षा। ठीक है, 1916 में जब वे दर्शन शास्त्र ऑनर्स में बीए के छात्र थे, तो किसी बात पर प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्यापकों और छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। सुभाष ने छात्रों का नेतृत्व संभाला। देखो,
क्या बोल रहा है कि जब ये दर्शन शास्त्र ना ऑनर्स से दर्शन शास्त्र कर रहे थे, तो बीए में छात्र थे, तो क्या होगा, छात्रों और जो अध्यापक थे, प्रेसिडेंट थे, उनके बीच क्या हो गया, मध्य झगड़ा हो गया। तो सुभाष जी ने छात्रों का क्या किया, नेतृत्व संभाला। देखो यहाँ से उनमें क्या नेतृत्व की भावना आ गई, ठीक है। इन्होंने इसमें क्या संभाला, नेतृत्व संभाला, जिन्होंने कारण उन्होंने प्रेसिडेंस कॉलेज में 1 साल के लिए निकाल दिया गया, जिसके कारण इन्हें क्या प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया। परीक्षा देने पर प्रतिबंध भी लगा दिया। देखो इनके परीक्षा देने के लिए भी क्या कर दिया उस कॉलेज ने, प्रेसिडेंसी कॉलेज ने क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। और 19वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए उन्होंने परीक्षा दी, किंतु आंखें खराब होने के कारण उन्हें सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। देखो 19वीं बंगाली रेजिमेंट में इन्होंने क्या किया, भर्ती के लिए परीक्षा दी, किंतु आंखें खराब होने के कारण, इनकी आंखों में चश्मा था ना, तो आंखें कमजोर थी, तो आंखें खराब होने के कारण क्या कर दिया, उन्हें सेना ने क्या कर दिया, अयोग्य घोषित कर दिया। किसी प्रकार स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने प्रवेश ले लिया। देखो फिर उसके बाद क्या, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने क्या कर लिया, प्रवेश ले लिया, किंतु मन सेना से ही जाने का रहा। लेकिन जो उनका मन था, जो उनका दिल था, वो क्या था, देश प्रेम से ही था, सेना में जाने का ही था, ठीक है। वो एक सैनिक बनना चाहती था, पूरा उनका जो रुझान था वो किसके लिए था, एक सैनिक के लिए था। तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ कि खाली समय का उपयोग करने के लिए उन्होंने क्या किया, क्या किया कि टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी, टीए बोलते हैं, ठीक है। टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी, परीक्षा दी, तो फोर्ट विलियम सेनाले में रंगरूट के रूप में प्रवेश पा गए। देखो क्या हुआ, मन जहाँ होता है ना, जहाँ आपका मन होता है, जहाँ आप मेहनत, पूरे कर्तव्य, पूरे निष्ठा से काम करते हो, आपको सफलता जरूर मिलती है। कोई नहीं है जो आपसे आपकी सफलता छीन सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है कि आपकी मेहनत को वो छीन सकता है। याद रखना मेरी बात को, ठीक है। मेहनत करोगी तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी, ठीक है। तो मेहनत करने के बाद सफलता कब मिलती है, ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करती है, लेकिन मिलती जरूर है, किसी को पहले किसी को बाद में। तो ठीक है, क्या हुआ, इन्होंने टीए में क्या कर लिया, रंग नोट के रूप में प्रवेश पा गए। फिर ख्याल आया कि कहीं इंटरमीडिएट की तरफ बीए में भी कम नंबर ना आ जाए, तो सुभाष ने क्या किया, खूब मन लगाकर पढ़ाई की और 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। देखो बीए इन्होंने क्या कर ली, प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण कर ली, और कलकत्ता विश्वविद्यालय में इनका दूसरा नाम क्या हो गया, अंकित हो गया। तो पिता की इच्छा थी कि सुभाष क्या बोला कि आईसीएस बने, ठीक है, क्या बने, आईसीएस बने, किंतु उनकी आयु को देखते हुए केवल एक ही बार यह परीक्षा पास करनी थी। जब उनकी आयु थी तो एक ही बार क्या करनी थी, परीक्षा पास करनी थी। उन्होंने पिता से 24 घंटे का समय यह सोचने के लिए मांगा ताकि वे परीक्षा देने या न देने पर कोई अंतिम निर्णय ले सके। सारी रात इसी क्या रहे, असमंजस्य में रहे, ठीक है, कि वह जागते रहे और क्या किया जाए। आखिर उन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया और 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन के किसी स्कूल में दाखिला न मिलने पर सुभाष ने किसी तरह का किड्स विलियम हॉल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान की टाइपास ऑनर्स की परीक्षा का अध्ययन करने हेतु उन्हें प्रवेश मिल गया। इससे उनके रहने व खाने में समस्या हल हो रही थी, ठीक है। इससे क्या हो रहा था, उन्हें रहने व खाने में समस्या हल हो गई थी। हाल ही में एडमिशन लेना तो बहाना था, असली मकसद तो क्या था, आईसीएस में पास होकर दिखाना था। सो उन्होंने 1920 में वो रीतिया सूची में चौथा स्थान प्राप्त कर लिया। देखो 1920 में चौथे स्थान पे पास कर लिया उन्होंने, ठीक है। इसके बाद सुभाष जी ने क्या, बड़े भाई क्या बताया मैंने, शरद चंद्र बोस को पत्र लिखकर उनकी राय जाननी चाहिए कि उनके दिलो दिमाग पर स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों के कब्जा कर रखा है। ऐसे में आईसीएस बनकर वह अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाएंगे। तो 22 अप्रैल 1921 को भारत सचिव ईएस मॉन्टेग्यू को आईसीएस से त्यागपत्र देने का पत्र लिखा और 1 सुभाष जून 1921 में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान में टाइपास ऑनर्स की डिग्री के साथ क्या कर दे, स्वदेश वापस लौट गए। देखो देखो क्या कर लिया इन्होंने,
आईसीएस पास कर लिया, लेकिन इन्होंने क्या किया उसके बाद अपने भाई शरद चंद्र बोस को पत्र लिखकर उनकी राय जाननी चाहिए, ठीक है, इनकी राय जाननी चाहिए कि ये तो क्या है, इनके जो विचार हैं वो तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों पे चलने वाले हैं, तो ये एक आईसीएस बन के कैसे अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम के नीचे कार्य कर सकेंगे, ठीक है। तो ये उन्होंने रात भर सोचा, हाँ ये तो बात ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपने आईसीएस पे क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया, और क्या किया, जो टाइपास ऑनर्स की डिग्री ली थी उसे लेके वो वापस स्वदेश चले गए, ठीक है। क्यों चले गए, क्योंकि इनके मन पे क्या था, स्वतंत्रता की भावना थी, देश के प्रति बहुत प्रेम था, ठीक है। तो आइए बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश और कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं इनके बारे में, ठीक है। ये सुभाष चंद्र बोस की बचपन जब ये परीक्षा दे रहे थे ना, छोटे थे, 1920 में इंग्लैंड गए थे, तो देखो सुभाष का उन दिनों का चित्र जब वे सन 1920 में इंग्लैंड आईसीएस करने गए हुए थे तब का चित्र है, ये देख रहे हो, तब का ये चित्र है। आगे पढ़ लेते हैं इनके बारे में, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश और कार्यों के बारे में जान लेते हैं। कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्रनदास के कार्य से प्रेरित होकर सुभाष दास बाबू के साथ काम करना चाहते थे। देखो क्या बोले कि स्वतंत्रता के सेनानी एक देशबंधु चित्रन दास जी के कार्य से प्रेरित हुए सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, और उनके साथ क्या करने चाहते थे, काम करना चाहते थे। इंग्लैंड से उन्होंने दास बाबू को खत लिखकर उनके साथ काम करने की इच्छा प्रकट की थी। जब वो इंग्लैंड में थी तो उन्होंने दास बाबू को एक खत लिखा था और उनके साथ काम करने की क्या की, इच्छा प्रकट की। रविंद्रनाथ ठाकुर जी हो गए, ठीक है, जिन्होंने क्या जन गण मन अधिनायक लिखा था, ठीक है, हमारे बहुत बड़े, ठीक है, इन्हें क्या नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है, ठाकुर जी, ठीक है। तो के सलाह के अनुसार भारत वापस आने पर वे सर्वप्रथम मुंबई गए और महात्मा गांधी से मिले। देखो भारत वापस आते ही वो सर्वप्रथम, देखो हमारे जो रविंद्रनाथ ठाकुर है उनकी सलाह पे कहाँ गए, सर्वप्रथम मुंबई गए और महात्मा गांधी से मिले। मुंबई में गांधी जी ने क्या मणि भवन में निवास करते थे उस समय, मुंबई में ना गांधी जी कहाँ पे निवास करते थे, मणि भवन में निवास करते थे। वहाँ 20 जुलाई 1921 को गांधी जी और सुभाष के बीच पहली मुलाकात हुई। देखो गांधी जी और सुभाष चंद्र जी के बीच पहली मुलाकात कब हुई और किस भवन में हुई, तो पहली मुलाकात 20 जुलाई 1921 को मणि भवन में हुई, ठीक है, पहली मुलाकात थी गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की। तो गांधी जी ने उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी। इसके बाद सुभाष कोलकाता आकर दास बाबू के साथ मिले। देखो सुभाष महात्मा गांधी जी ने क्या बोला कि तुम वापस जाओ कोलकाता और किसके साथ काम करो, दास बाबू के साथ मिलकर काम करो, और वहीं ऐसा ही हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ कोलकाता आ गए और दास बाबू के साथ काम करने लगे। उन दिनों गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। देखो 1920 का दौरा चल रहा है, ठीक है, तो 1921 का दौरा, 1920-21 का दौरा है ये। तो उस समय क्या उन्होंने, गांधी जी ने क्या चलाया था, असहयोग आंदोलन चला रखा था, किसके खिलाफ, अंग्रेज सरकार के खिलाफ। देखो ये हमारे देश में बड़े बड़े नेता पैदा हुए। देखो अब यहाँ पे सुभाष चंद्र जी की बात चली तो महात्मा गांधी जी भी आ गए, ठीक है, वही हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी भी आ गए, ठीक है, दास बाबू भी आ गए, ठीक है। ऐसे महान विभूतियां, बहुत सारी विभूतियां हैं, ठीक है, सभी के बारे में जानेंगे, पर चीजों को चीजों के साथ कनेक्ट करके ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, उन दिनों गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। दास बाबू इस आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे। देखो दास बाबू कहाँ नेतृत्व कर रहे थे, असहयोग आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ सुभाष इस आंदोलन में सहभागी हो गए। देखो गांधी जी ने क्या बोला था सुभाष जी से कि तुम दास बंधु के साथ काम करो, ठीक है। दास बंधु असहयोग आंदोलन को कहाँ चला रहे थे, बंगाल में उसका नेतृत्व कर रहे थे। अब उनके साथ कौन हो गए थे, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी भी हो गए थे। 1922 में दास बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। देखो स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा कब की गई, तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में दास बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत की थी, कांग्रेस के अंतर्गत की थी, ठीक है। कांग्रेस के अंतर्गत किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, तो हमारे दास बाबू, ठीक है। विधानसभा के अंतर्गत अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए कोलकाता महापालिका का चुनाव स्वराज पार्टी ने लड़कर जीता और दास बाबू कोलकाता के क्या बन गए, महापौर बन गए। उन्होंने सुभाष जी को महापालिका का प्रमुख कार्यकारिणी अधिकारी बनाया और सुभाष ने अपने कार्यकाल में कोलकाता महापालिका का पूरा ढांचा और काम करने के तरीका ही बदल दिया। देखो जो कोलकाता का महापालिका का कार्यकारिणी का जो तरीका था ना, सुभाष जी ने क्या कर दिया, पूर्णतः क्या कर दिया, इसमें परिवर्तन कर डाला।
कोलकाता में सभी रास्तों में अंग्रेजी नाम बदलकर उन्हें भारतीय नाम दिए जाने लगे। जो कोलकाता के सभी रास्तों में ना अंग्रेजों ने नाम बदले थे, अपने नाम रखे थे ब्रिटिश सरकार ने, तो क्या कर दिया, सुभाष चंद्र बोस जी के संज्ञान में क्या हो गया, भारतीय नाम दिए जाने लगे। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम प्राण न्यौछावर करने वाले परिवारजनों को महापालिका में नौकरी मिलने लगी। जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण न्यौछावर किए थे, अपने प्राणों की आहुति दी थी, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया, उनको अपने क्या किया, जो महापालिका था उसमें क्या किया, उन्हें नौकरी देने का क्या किया, फैसला किया और नौकरी मिलने लगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी ही सुभाष देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। देखो, नेताजी ऐसे नहीं बोला जाता है, ठीक है, ये कोई ऐसे नेताजी नहीं थे। बहुत जल्द सुभाष जी देश के एक महत्वपूर्ण नेता बन गए जवाहरलाल नेहरू के साथ। देखो, अब नए नेता आ गए हमारे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष ने कांग्रेस के अंतर्गत युवकों की क्या की, इंडिपेंडेंस लीग शुरू किया। क्या क्या, इंडिपेंडेंस लीग शुरू किया। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1927 में आया था। ठीक है, तो तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए थे। साइमन कमीशन को कांग्रेस ने क्या दिखाए थे, काले झंडे दिखाए थे। कब आया था, 1927 में भारत आया था। ठीक है, तो कोलकाता में सुभाष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भारत का भावी क्या किया, संविधान बनाने का काम 8 सदस्यीय आयोग को सौंपा। जो हमारा भावी संविधान था ना, उसे बनाने का जो काम था वो 8 सदस्यीय आयोग को सौंपा था। क्या मोतीलाल नेहरू इस आयोग के अध्यक्ष थे और सुभाष उसके सदस्य थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू इस आयोग के सदस्य थे, सुभाष इसके क्या थे, सदस्य थे। उसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी थे। तो इस आयोग ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। इस आयोग ने क्या की, नेहरू रिपोर्ट पेश की। और 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ था। इस अधिवेशन में सुभाष ने खाकी गणवेश धारण करके मोतीलाल नेहरू को सैन्य तरीकों से सलामी दी थी। गांधी जी उन दिनों पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। देखो, अब पूर्ण स्वराज की मांग से कौन सहमत नहीं थे, हमारे गांधी जी सहमत नहीं थे। इस अधिवेशन में उन्होंने अंग्रेज सरकार से क्या किया, डोमिनियन स्टेटस मांगने की ठान ली। लेकिन सुभाष बाबू और जवाहरलाल नेहरू की पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। अंत में यह तय किया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाए। ठीक है, अगर 1 साल में अंग्रेजी सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करेगी, परंतु अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की। इसलिए 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ था, तो तब ऐसा तय किया गया कि 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगेगा। तो जो 26 जनवरी है ना, वो क्या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगेगा है, ऐसा है क्या। देखो, पढ़ लेते हैं। जो क्या बोला कि 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नेहरू जी की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ था, तो तब ऐसा तय किया गया 26 जनवरी का दिन क्या किया गया कि स्वतंत्रता दिवस रूप में मनाया जाएगा। तो 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रध्वज फहराकर सुभाष का एक विशाल मोर्चा का नेतृत्व कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर लिया। देखो, 26 जनवरी 1921 को कोलकाता में राष्ट्रध्वज फहराकर सुभाष एक विशाल मोर्चे का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन पर क्या कर दिया, लाठीचार्ज कर दी और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया। और क्या कर दिया, उन्हें घायल कर जेल भेज दिया। जब सुभाष जेल में थे तो तब गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार को समझौता किया था। जब सुभाष जी कहाँ थे, जेल में थी, तो तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सब कैदियों को रिहा करवा दिया। समझौता किया और जो जितने भी कैदी थे ना, उन्हें महात्मा गांधी ने क्या करवा दिया, रिहा करवा दिया। लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया गया। देखो, अब नए क्रांतिकारी आ गए हमारे। ठीक है, भगत सिंह बहुत बड़े क्रांतिकारी पैदा हुए थे इस धरती पे। ठीक है, भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, सुखदेव हो गए। नमन है ऐसे वीर सेनानियों को मेरा सत नमन है, ऐसे जिन्होंने हमारे आज़ादी के लिए अपने प्राणों को की क्या दे दी, न्यौछावर कर दिए। तो अब भगत सिंह के लिए क्या कर दिया उन्होंने कि हम ऐसे क्रांतिकारियों को क्या करेंगे, रिहा नहीं करेंगे। उन्होंने क्या कर दिया, साफ क्या कर दिया, इनकार कर दिया। भगत सिंह की फांसी माफ कराने के लिए गांधी जी ने सरकार से बात की, तो परंतु नरमी के साथ सुभाष चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया
समझौता तोड़ दें, लेकिन गांधी जी अपनी ओर से दिया गया वचन तोड़ने को राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी दे दी गई। देखो क्या हुआ कि जो भगत सिंह की फांसी माफ करने के लिए गांधी जी ने क्या किया, सरकार से बात बात तो की, परंतु नरमी के साथ की थी। ठीक है, इन भगत सिंह राजदेव सुखदेव जो है, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जो है, इनकी फांसी के लिए गांधी जी ने बात तो की थी, लेकिन नरमी से बात की थी। ठीक है, सुभाष चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता क्या करें, तोड़ दें, लेकिन गांधी जी अपनी ओर दिए गए वचन तोड़ने को राजी नहीं थे। अंग्रेजी सरकार ने अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह राजगुरु को क्या दे दी गई, राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को न बचा पाने पर सुभाष गांधी और कांग्रेस के क्या हो गए, तरीकों में बहुत नाराज हो गए। ठीक है, गांधी जी ने सुभाष जी को नहीं, क्या हुआ, गांधी जी ने भगत सिंह और उनके साथियों को नहीं बचा पाया, तो उससे क्या हो गया, हमारे सुभाष जी क्या हो गए, उनके तरीकों से नाराज हो गए। तो कुछ हम सुभाष जी के कारावास के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, नेता है तो जेल भी जाएंगे, ठीक है, विद्रोही भी करेंगे, ठीक है, अपने देश को बचाने के लिए, ठीक है, जगह जगह क्या करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। तो अब बात करते हैं कारावास के बारे में। ठीक है, तो अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष को कुल 11 बार कारावास हुआ। देखो पूरे 11 बार जेल जगह हैं हमारे सुभाष जी। सबसे पहले उन्हें 26 जुलाई 1921 को 6 महीने का कारावास हुआ। सबसे पहले कब जेल गए थे, 26 नहीं 16 सॉरी, सबसे पहले 16 जुलाई 1921 को 6 महीने के लिए कारावास हुआ था इन्हें। ठीक है, सॉरी 16 जुलाई 1921 को। ठीक है, 6 महीने के सबसे पहले जेल गए थे 6 महीने के लिए हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। 1921 में गोपनीय साहा नामक, ठीक है, गोपनीय साहा नामक एक क्रांतिकारी कोलकाता के पुलिस अधीक्षक 400 टेगार्ड को मारना चाहता था, लेकिन उसकी गलती से क्या हुआ, अरसेंस डे नामक एक व्यापारी को मार डाला, इसलिए उसे फांसी की सजा दी गई। गोपीनाथ को फांसी होने के बाद सुभाष फूट फूट कर रोए। उन्होंने गोपीनाथ का शव मांगकर उसका अंतिम संस्कार किया। इससे अंग्रेज सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला कि सुभाष ज्वलंत क्रांतिकारियों में न केवल संबंध ही रखते हैं अपितु उन्हें उत्प्रेरित भी करते हैं। इसी बहाने अंग्रेज सरकार ने सुभाष को गिरफ्तार किया और बिना कोई मुकदमा चलाए उन्हें अनिश्चित काल के लिए म्यांमार के मांडले कारागृह में बंदी बनाकर भेज दिया गया। देखो अंग्रेज को डर थी कि बाद में सुभाष जी और भी भयानक न कर दे, और गोपीनाथ के शव का संस्कार करने के चक्कर में क्या कर दिया, सुभाष जी को अनंत काल के लिए म्यांमार के मांडले कारागृह में बंदी बनाकर रख दिया। 5 नवंबर 1925 को देशबंधु चित्रनदास को कोलकाता में चले बसे। देखो 5 नवंबर क्या, 5 नवंबर 1925 को देशबंधु चित्रनदास कोलकाता में चल बसे। सुभाष ने उनकी मृत्यु की खबर मांडले राजगृह में रेडियो पर सुनी थी। सुभाष ने इनकी मृत्यु की खबर ये कहा थे, उस समय मांडले कारागृह में थे तो वहां सुनी थी इन्होंने। ठीक है, मांडले कारागृह में रहते समय सुभाष की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उन्हें तपेदिक हो गया था, उन्हें क्या हो गया था, तपेदिक रोग हो गया था। परंतु अंग्रेज सरकार ने फिर भी उन्हें रिहा करने से इनकार कर दिया गया। बीमारी में भी क्या किया, उन्हें रिहा नहीं किया, इनकार कर दिया रिहा करने के लिए। सरकार ने उन्हें रिहा करने के लिए यह शर्त रखी कि वो इलाज के लिए यूरोप चली जाएं। और क्या शर्त रखी कि अगर तुम्हें हम रिहा करेंगे तुम इलाज के लिए यूरोप चले जाएं। ठीक है, लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इलाज को क्या, कि यह स्पष्ट नहीं किया, ठीक है, कि सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इलाज के बाद वे भारत कब लौट सकते हैं, इसलिए सुभाष ने यह शर्त स्वीकार नहीं किया। आखिर में परिस्थिति इतनी कठिन हो गई कि वे जेल अधिकारियों को यह लगने लगा कि शायद वे कारावास में ही मर जाएं। अंग्रेज सरकार यह खतरा भी नहीं उठानी चाहती थी कि सुभाष की कारागृह में मृत्यु हो जाए, इसलिए सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। उसके बाद सुभाष इलाज के लिए डलहौजी चले गए। 1930 में सुभाष कारावास में ही थे कि चुनाव में उन्हें कोलकाता का क्या महापौर चुना गया, इसलिए सरकार ने उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई। 1932 में सुभाष को फिर कारावास हुआ और इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया। कहाँ रखा गया, 1932 में अल्मोड़ा जेल में रखा गया। अल्मोड़ा जेल में उनकी तबीयत फिर खराब हो गई। चिकित्सकों की सलाह पर सुभाष इस बार इलाज के लिए यूरोप जाने का राजी हो गए। चिकित्सकों की सलाह पर वो इस बार क्या यूरोप जाने के लिए क्या हो गए, राजी हो गई। तो आप इनके यूरोप प्रवास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब ये यूरोप पहुंच गए अपने इलाज के लिए। ठीक है, सन 1933 से लेकर 1936 तक सुभाष का यूरोप में रहे। यूरोप में सुभाष ने अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अपनी कार्य बस्तूर के जारी रखा। वहाँ के इटली के नेता क्या थे, मुसोलिनी।
मुसोलिनी से मिले जिन्होंने उन्हें भारत का स्वतंत्रता संग्राम में सहायता करने का वचन दिया था। आयरलैंड के नेता डी वलेरा सुभाष ने अच्छे दोस्त बन गए। क्या हो गए? आयरलैंड के नेता थे डी वलेरा सुभाष के क्या बन गए? अच्छे दोस्त बन गए। और जिन दिनों सुभाष जी कहाँ थे? यूरोप में थे। उसी दिन जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया में निधन हो गया। और सुभाष ने वहाँ क्या जाकर जवाहरलाल नेहरू को क्या किया? सांत्वना दी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जब क्या बोल रहा है कि उन्हीं दिनों जवाहरलाल नेहरू की पत्नी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कौन थी? कमला दी नेहरू जी थी। तो उनका क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया में निधन हो गया। और वहां जाकर जवाहरलाल नेहरू ने क्या कि उनको सांत्वना दी। ठीक है, बाद में सुभाष क्या हुई? यूरोप में विठल भाई पटेल से मिले थे। किससे? विठल भाई पटेल से मिले थे। विठल भाई पटेल के साथ सुभाष ने मंत्र मंत्रणा की, जिसे पटेल बोस विश्लेषण के नाम से प्रसिद्धि मिले। इस विश्लेषण में उन दोनों ने गांधी के नेतृत्व में जमकर निंदा की। उसके बाद विठल भाई पटेल जब बीमार हो गई तो सुभाष ने उनकी बहुत सेवा की, मगर विठल भाई पटेल नहीं बचे, उनका निधन हो गया। देखो, विठल भाई पटेल का क्या हो गया? निधन हो गया। सुभाष जी ने उनकी बहुत सेवा की, फिर भी न बच पाए। ठीक है, विठल भाई पटेल ने अपनी वसीयत में अपनी सारी संपत्ति सुभाष के नाम कर दी, मगर उनके निधन के पश्चात उनके भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस जो वसीयत को स्वीकार नहीं किया। सरदार पटेल ने इस वसीयत को लेकर क्या क्या अदालत में मुकदमा चलाया। यह मुकदमा जीतने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने भाई की सारी संपत्ति गांधी के हरिजन सेवा कार्य में भेंट कर दी। अब देखो, विठल भाई पटेल कौन थे? ये हमारे सरदार भाई पटेल के बड़े भाई थे। ठीक है, विठल भाई पटेल। ठीक है, ये इनकी सेवा किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की, जब ये बीमार हुए थे यूरोप। ठीक है, तो क्या हुआ? तो ये उनकी बहुत सेवा के पश्चात न बच पाए हमारे विठल भाई पटेल। तो क्या हुआ? उनका निधन हो गया और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति क्या कर दी? सुभाष चंद्र बोस के नाम कर दी। और इसको लेके क्या हो गया? बड़ा ज्यादा मतभेद हो गया। क्या हो गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस संपत्ति को वरीयता जो वसीयत थी तो उनके नाम में देखना चाहते, उन्होंने क्या कर दिया? कोर्ट में क्या कर दिया? केस डाल दिया। ठीक है, और बाद में जीत गए। जीतने पर क्या कर दिया? सारा संपत्ति क्या कर दिया? गांधी के हरिजन सेवा कार्य पर भेंट कर दिया। ठीक है, 1934 में सुभाष को उनके पिता के मृत्यु सैया पर होने की खबर मिली। ठीक है, 1934 का दौरा चल रहा था। सुभाष जी के पिताजी का क्या हो गया? देहांत हो गया। और खबर मिली उनको। खबर सुनते ही वे हवाई जहाज से कराची होते हुए कोलकाता लौटे। तो खबर मिलती ही वो हवाई जहाज से कहाँ? कराची होते हुए कोलकाता लौटे। यद्यपि कराची में ही उन्हें पता चल गया था कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, फिर भी वे कोलकाता गए। कोलकाता पहुंचते ही उन्हें अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कई दिन तक जेल रखकर वापस यूरोप भेज दिया। देखो कैसा पिता की तो क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इन्होंने क्या किया? ये खबर सुनते ही कहा कराची होते हुए कोलकाता लौटे। यद्यपि कराची में उन्हें पता चल गया था कि उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कलकत्ता गए तो कोलकाता पहुंचते ही अंग्रेज सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और कई दिन तक जेल में रखा। वापस फिर जेल में रख के क्या कर दिया गया? यूरोप भेज दिया गया। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं इनके ऑस्ट्रेलिया में प्रेम विवाह के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सन 1934 में जब सुभाष ऑस्ट्रेलिया में अपना इलाज कराने हेतु ठहरे हुए थे, उस समय उन्हें अपनी पुस्तक लिखने हेतु एक अंग्रेजी जानने वाले टाइपिस्ट की आवश्यकता हुई। तो उनके एक मित्र थे एमिली सेंकर। ठीक है, एमिली सेंकर नाम की एक ऑस्ट्रेलियन क्या थी? महिला थी। ठीक है, तो से उनकी क्या हुई? मुलाकात हुई उस समय। तो एमिली एंकर ने के पिता एक प्रसिद्ध पशु चिकित्सक थे। तो सुभाष एमिली की ओर आकर्षित हो गई। सुभाष क्या हो गई? उस एमिली की ओर आकर्षित हो गई और उन दोनों का स्वाभाविक प्रेम हो गया। नाजी जर्मन में सख्त कानूनों को देखते हुए उन दोनों ने सन 1942 में बाड़गास्टिन नामक स्थान पर हिंदू पद्धति पर विवाह रचा। वियना में एमिली ने एक पुत्री को क्या दिया? जन्म दिया। सुभाष ने उसे पहली बार तब देखा जब वह मुश्किल से 4 सप्ताह की थी। उन्होंने उसका नाम क्या लिखा? अनीता बोस रखा था। अगस्त 1945 को ताइवान में हुई क्या? तथाकथित विमान दुर्घटना में जब सुभाष की मौत हुई तो अनीता 3.25 साल की थी। अनीता अभी जीवित है। उनका नाम क्या है? अनीता बोस फॉक है। ठीक है, फॉक है तो है। अपने पिता के परिवारजनों से मिलने अनीता फॉक कभी कभी भारत भी आती थी। तो ये इनका क्या था? प्रेम विवाह के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, कहाँ हुआ? यूरोप में ठहरी थी। तो उनको एक अंग्रेजी क्या थी? टाइपिस्ट की जरूरत थी। ठीक है, तो उनकी एक मित्र थी वहाँ पे क्या थी? उनका नाम क्या था? एमिली सेंकल था। तो ठीक है,
तो एक ऑस्ट्रेलियन महिला उनकी मुलाकात करा दी थी। तो उनने क्या, एक ऑस्ट्रेलियन महिला से उनकी मुलाकात करा दी थी और उनके साथ वो प्रेम के चक्कर में पड़ गए थे और उनकी शादी हो गई। और अब बात करते हैं हरिपुरा कांग्रेस का अध्यक्ष पद के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये गांधी जी हैं, इनकी बैठक चली है नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के साथ हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सन 1938 में। उन दोनों के बीच राजेंद्र प्रसाद और नेताजी के वाई सरकार वल्लभ भाई पटेल की दिख रहे हैं। ठीक है, ये नेताजी हो गए, ये गांधी जी हो गए, राजेंद्र प्रसाद जी हो गए और ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो गए। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा, ठीक है, हरिपुरा में होना तय हुआ था। इस अधिवेशन में पहले गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना था। यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस का स्वागत 51 बैलों द्वारा खींचे हुए रथ में किया गया। और इस अधिवेशन में सुभाष का क्या अध्यक्षीय भाषण बहुत ही प्रभावी हुआ। किसी भी भारतीय राजनीतिक व्यक्ति के शायद ही इतना प्रभावी भाषण कभी नहीं दिया होगा। अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में सुभाष ने योजना आयोग की स्थापना की। ठीक है, सुभाष ने क्या किया, अपनी जो अध्यक्षीय कार्यकाल में थी उसमें क्या की, योजना आयोग की स्थापना की। जवाहरलाल नेहरू ने इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए, जवाहरलाल नेहरू बनाया गया योजना आयोग का। ठीक है, अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। इसके क्या बने, अध्यक्ष बने। बेंगलोर में मशहूर वैज्ञानिक सर विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में एक विज्ञान परिषद की स्थापना भी की गई। तो आगे बढ़ते हैं कि 1937 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया। 1937 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया। सुभाष की अध्यक्षता में कांग्रेस ने चीनी जनता की सहायता के लिए डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस के नेतृत्व में चिकित्सकीय दल भेजने का निर्णय लिया। आगे चलकर जब सुभाष भारत के स्वतंत्र संग्राम में जापान से सहयोग किया तो तब कई लोगों ने उन्हें जापान में कठपुतली और क्या कहा, फासिस्ट कहने लगे। मगर इस घटना से यह सिद्ध होता है कि सुभाष न तो जापान की कठपुतली थे और न ही वे फासिस्ट विचारधारा से सहमत थे। ठीक है, तो आइए कुछ और महत्वपूर्ण कांग्रेस के अध्यक्ष पद को इस्तीफा के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, 1929 में गांधी जी के कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष जी को चुना था, लेकिन मगर उन्हें सुभाष की कार्य पद्धति पसंद नहीं आई। गांधी जी को किसकी, सुभाष की कार्य पद्धति पसंद न आई। तो इसी दौरान यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छा गए थे और इसी दौरान यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छा गए थे। सुभाष चाहते थे कि इंग्लैंड में इस कठिनाई का लाभ उठाकर भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधिक तीव्र किया जाए। उन्होंने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में इस और एक कदम उठाना भी शुरू कर दिया था, परंतु गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। 1939 में जब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का समय आया तो तब सुभाष चाहते थे कि ऐसा कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाए जो कि इस मामले को किसी दबाव के आगे बिल्कुल भी न झुके। ऐसा किसी दूसरा व्यक्ति के सामने न आने पर सुभाष ने स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष बने रहना चाहा। ठीक है, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला तो वो स्वयं क्या बने रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। लेकिन गांधी उन्हें अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। गांधी जी क्या करना चाहते थे, उन्हें अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। गांधी जी के अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सीतारमैया को चुना गया। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को पत्र लिखकर सुभाष जी को अध्यक्ष बनाने का निवेदन किया, लेकिन क्या प्रफुल्ल चंद्र राय ने मेघनाथ साहा जैसे वैज्ञानिक भी सुभाष को ही फिर से अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन गांधी जी ने इस मामले में किसी की बात न मानी और कोई समझौता न हो पाने पर बहुत वर्षों बाद क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। सब सहमत थे कि तब महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया का साथ दिया, तब वे चुनाव में आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन वास्तव में सुभाष को चुनाव में 1580 मत और सीतारमैया को कितने 1377 मत मिले थे। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष बाबू 203 मतों के चुनाव में जीत गए, मगर चुनाव के नतीजे साथ साथ खत्म नहीं हुए। ठीक है, गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को हार से अपनी सीतारमैया को क्या बोला कि हार बनाकर अपने साथियों से कह दिया कि अगर वे सुभाष के तरीके से सहमत हैं तो वे कांग्रेस से हट सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी में 14 से 12 सदस्यों में इस्तीफा दे दिया। जवाहरलाल नेहरू तटस्थ बने रहे और अकेले शरद बाबू सुभाष के साथ रहे। तो अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्टरों में। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो
3 मई 1939 को सुभाष ने कांग्रेस के अंदर ही एक फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी की स्थापना की। कुछ दिन बाद सुभाष को कांग्रेस से निकाल दिया गया, सुभाष जी को कांग्रेस से निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम की ओर अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू कर लिया। 3 सितंबर 1939 को मद्रास में सुभाष को ब्रिटेन और जर्मनी में युद्ध छिड़ने की सूचना मिली। उन्होंने घोषणा की कि अब भारत के पास सुनहरा मौका है, उसे अपनी मुक्ति के लिए अभियान तेज कर देना चाहिए। 8 सितंबर 1939 को क्या युद्ध के प्रति पार्टी का रुख तय करने के लिए सुभाष ने विशेष आमंत्रित रूप से कांग्रेस कार्यकारिणी समिति बैठाई और उन्होंने एक अपनी राय दी कि साथ यह संकल्प दोहराया कि अगर कांग्रेस यह काम नहीं कर सकती तो फॉरवर्ड ब्लॉक अपने दम पर ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध शुरू कर देगा। तो उन्होंने बोला कांग्रेस ये काम नहीं कर सकती तो फॉरवर्ड ब्लॉक ब्रिटिश शासन के लिए अपना क्या करेगा, अपने तरीके से काम स्टार्ट करेगा। तो अगले ही वर्ष जुलाई में कलकत्ता स्थित होलवेट स्तंभ जो भारत की गुलामी का प्रतीक था, सुभाष की यथ ब्रिगेड ने क्या रातों रात वह स्तंभ मिट्टी में मिला दिया। सुभाष के स्वयंसेवक उसकी नींव की एक एक ईंट उखाड़ ली गई। ठीक है, यह एक प्रतीकात्मक शुरुआत थी। इसके माध्यम से सुभाष ने यह संदेश दिया कि जैसे उन्होंने यह स्तंभ में धूल में मिला दिया, उसी तरह ब्रिटिश साम्राज्य को भी ईंटों में बजा देंगे। ठीक है, क्या बोला, जिस प्रकार हमने इस स्तंभ को धूल में मिला दिया ना, उसी प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य की ईंटों को भी क्या ईंटों से बजा देंगे बोल रहे हैं। ठीक है, ईंटे से ईंटे क्या बजेंगी तो क्या हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने क्या सुभाष सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी सदस्य नेताओं को कैद कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष जेल में निष्क्रिय रहना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उन्हें रिहा करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सुभाष जेल में आराम क्या बैठे, आमरण अनशन शुरू कर दिया। सुभाष ने जेल के अंदर आमरण अनशन शुरू कर दिया। हालत खराब होने से सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। जब उनकी हालत खराब हुई तो सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया, मगर अंग्रेज सरकार भी यह नहीं चाहती थी कि सुभाष युद्ध के दौरान मुक्त रहे, इसलिए सरकार ने उन्हें उनके ही घर पर नजरबंद करके बाहर पुलिस का कड़ा पहरा बिठा दिया। देखो, अंग्रेज नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र जी बोस क्या रहे, हमारे स्वतंत्र रहे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उनके घर पे ही क्या कर दिया, कड़ा पहरा लगा दिया पुलिस कर्मियों का। ठीक है, सुभाष जी के घर में ही क्या कर दिया, कड़ा पहरा लगा दिया। ठीक है, उनके घर पे क्या लगा दिया, कड़ा पहरा लगा दिया। तो नजरबंदी में पलायन की बात कर लेते हैं, थोड़ी और जान लेते हैं। ठीक है, नजरबंदी से निकलने के लिए सुभाष ने एक योजना बनाई। 16 जनवरी 1941 को वे पुलिस को चकमा देते हुए एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में अपने घर से निकल गए। देखो, अब उन्होंने वेश बदल दिया। ठीक है, घर से तो उन्हें निकलना था, नेता थे ना, उनकी खून में क्या थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अंग्रेजों को भगाने के खिलाफ, मारने के खिलाफ, पीटने के खिलाफ, देश को आज़ाद कराने के खिलाफ। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में अपने घर से निकले और शरद बाबू के बड़े बेटे शिशिर ने उन्हें अपनी गाड़ी में कोलकाता से दूर कहाँ, गुमेही तक पहुंचाया। ठीक है, गुमेही तक के रेलवे स्टेशन के फ्रंटियर मेल पकड़कर भी पेशावर पहुंचे। पेशावर में उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सहकारी मियां अकबर शाह मिले। मियां अकबर शाह ने उनकी मुलाकात कीर्ता किसान पार्टी के भगत राम तलवार से करा दी थी। भगत राम तलवार के साथ सुभाष पेशावर के साथ अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ, काबुल की ओर निकल पड़े। इस सफर में भगत राम तलवार रहमत खान नाम के पठान और सुभाष उनको गूंगे बहरे चाचा बने रहे। ठीक है, वो क्या बने रहे, उनके जो भगत राम तलवार रहमत खान नाम के पठान थे, तो सुभाष के गूंगे चाचा बने रहे। पहाड़ियों में पैदल चलते हुए उन्होंने यह सफर पूरा किया। काबुल में सुभाष 2 महीने तक क्या रहे, उत्तरमचंद तक मल्होत्रा नामक एक भारतीय व्यापारी के घर में रहे थे। क्या था उसका नाम, उत्तमचंद मल्होत्रा नामक एक भारतीय व्यापारी के घर में रहते। वहां उन्होंने पहले रूसी दूतावास में प्रवेश पाना चाहा। इसके नाकामयाब रहने पर उन्होंने क्या किया, जर्मनी में इटालियन क्या दूतावासों में प्रवेश पाने की कोशिश की। इटालियन दूतावासों में उनकी कोशिश क्या होगी, सफल रही। जर्मन में इटालियन दूतावासों में उनकी सहायता की। आखिर में आयरलैंडो से मेजोंटा नामक इटालियन व्यक्ति बनकर सुभाष काबुल से निकल कर रूस की राजधानी मॉस्को होते हुए जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए।
ये हमने क्या बताया आपको सुभाष जी के बारे में, जो महत्वपूर्ण क्या थी फैक्ट थी उनके बारे में बताया। अब बता लेते हैं उनकी जो दुर्घटना और मृत्यु की खबर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस में सहायता मांगने का निश्चय किया और 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज में कहा मंचूरिया की तरफ जा चले। इस सफर के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वो कभी किसी के दिखाई न पड़े। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना था, जरूरी था उनके लिए नया रास्ता ढूंढना, ठीक है। उन्होंने रूस से क्या किया, सहायता मांगने का निश्चय किया और 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज में मंचूरिया की तरफ जा रहे थे, तो इस सफर के दौरान लापता हो गए। इसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दी, ठीक है। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो में बताया गया कि सैगोन में नेताजी का एक बड़ा बमवर्षक विमान से आ रही थी। 18 अगस्त को क्या, ताइहोकू जापानी भाषा में, ठीक है, ये जापानी भाषा में लिखा गया है, ये देखो, तो ताइहोकू जापानी भाषा में ये लिखा गया है ताइहोकू। तो हवाई अड्डे के पास उनका विमान क्या हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ठीक है। विमान में उनके साथ सवार जापानी जनरल सोदोई हो गए, पायलट हो गए तथा कुछ अन्य लोग मारे भी गए थे। कर्नल क्या बोल रहा है, कर्नल हबीबुर्रहमान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार ताइहोकू में ही किया गया था। तो सितंबर के मध्य उनकी अस्थियां संचित करके जापान की राजधानी टोक्यो के रेकुंजी मंदिर में रख दी गई और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू के सैनिक अस्पताल में रात्रि 21 बजे हुई थी, ठीक है। रात्रि कितनी बजे हुई थी, 7-8 बजे के करीब हुई थी, ठीक है। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने इस घटना की जांच करने के लिए 1956 और 1977 में 2 बार आयोग नियुक्त किया। दोनों बार यह क्या नतीजा क्या निकला, नेताजी उस विमान दुर्घटना में ही मारे गए करके निकला था। तो ये थे हमारे क्या थे, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, ठीक है। इनकी जीवनी हमने पढ़ ली, इनके कार्य पढ़े, इनका जो क्या था, इनका एक सामाजिक जीवन था, एक राजनीतिक जीवन था। इन्होंने किस प्रकार हमारे भारतीय देश को क्या किया, आज़ाद किया, अपनी जान की आहुति दी और समस्त अपना जीवन किस पे लगा दिया, भारत के उत्थान और स्वतंत्र कराने में लगाया। तो कुछ लेखन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोला कि अपने संघर्षपूर्ण एवं अत्यधिक व्यस्त जीवन के बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वाभाविक रूप से लेखन के प्रति भी उत्सुक थे। अपनी अपूर्ण आत्मकथा एक भारतीय यात्रा, ठीक है, इनकी अपूर्ण आत्मकथा एक भारतीय यात्रा किसकी अपूर्ण आत्मकथा है, तो हमारे सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। एन इंडियन क्या बोलते हैं इसे, एन इंडियन पिलग्रिम के अतिरिक्त 2 खंडों में एक पुस्तक भी लिखी इन्होंने और इसके अतिरिक्त 2 खंडों में एक पुस्तक लिखी, भारत एक संघर्ष, द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक भी लिखी, जिसका लंदन से ही क्या हुआ, प्रथम प्रकाशन हुआ। जब यह पुस्तक काफी प्रसिद्धि हुई थी तो उनकी आत्मकथा यद्यपि अपूर्ण ही रही, लेकिन उसे पूर्ण करने के लिए उनकी अभिलाषा रही थी, जिसका पता मूल पांडुलिपि के प्रथम पृष्ठ पर बनाई गई योजना के स्पष्ट रूप से चलता है। इसके अतिरिक्त नेताजी ने अपने बहुआयामी स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में अगणित पत्र लिखे, भाषण दिए और रेडियो के माध्यम से उनके व्याख्यान प्रसारित हुए। पत्रों की एक क्या होगी, पत्रों की क्या हो गए, एक बड़ी मात्रा में उनके निजी जीवन में भी संबंध रहा, ठीक है। ये थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, हमारी भारतीय स्वतंत्रता में संग्रामियों में एक महान नाम अग्रणी वाले एक नेताजी, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की रचना करने वाले, ठीक है, हमारे क्या थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता था। आज इनकी क्या थी, 125वीं जयंती थी, जिसके बारे में मैंने व्याख्यात्मक रूप से चर्चा कर ली, ठीक है। तो ये थे हमारे ऐसे वीर नेताओं को क्या हमारा सत सत नमन है, ठीक है। हमारे दिल में ये हमेशा जिंदा रहेंगे, ठीक है। हर पड़ी इनके व्यवहार, इनका जो देश प्रेम था, जो इनका न्यौछावर था, हमारे लिए क्या होगा, अमूल्य है। और वो हमारे लिए क्या होता है, एक शांति, एक सुख, एक शुद्ध हवा के रूप में बह रहा है। तो नमन है इस महान वीर पुत्र को, इस वीर सेनानी को, सुभाष चंद्र बोस जी को नमन है मेरा।